हमारा दोस्तों गुरु यहाँ पर मौजूद है। आई विल मेक यू इनकलकेट ईच एंड एवरीथिंग इन लूसिड मैनर। कैसे ये सेंटेंस से शुरुआत करूंगा, पूरा डिटेल समझाऊंगा। अगर जिन्हें सर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, बिल्कुल आपके बहुत बेसिक से चलना है दोस्तों। मैं एडवांस में लेके जाऊंगा, मैं बताऊंगा आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। मतलब हम तुम्हें सूली पे चढ़वा देंगे, हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे, हम तुम्हारे साथ ये भाई है तो तुम्हें हम क्यों बोल रहा है। Hey, once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English also. I hope you all are actually doing well. आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है और आज हम लोग पहले टेंस की चर्चा करने वाले, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपने पहले पढ़ा है, आपसे नहीं बन रहा है, तो तुम्हारा दोस्तों गुरु यहाँ पर मौजूद है। आई विल मेक यू इनकलकेट ईच एंड एवरीथिंग इन अ लूसिड मैनर, राइट। आज हम लोग चर्चा करने वाले दोस्तों हमारा पहला टेंस, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सर हमको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आते हैं, हम क्यों पढ़े? ठीक है ना बेटा, अगर आते हैं तो आपके सामने दो सेंटेंस है। ये सेंटेंस से शुरुआत करूंगा, पूरा डिटेल समझाऊंगा। अगर जिन बच्चों को लगता है सर हमको तो आते हैं, हम क्यों पढ़े, तो आपके सामने दो सेंटेंसेस दोस्तों आपको देखना है और बताना है दोनों में से सही सेंटेंस कौन सा है। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट विच वन इज एक्चुअली करेक्ट। आई होप आपने कर लिया होगा। लगभग 85% बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे दोनों में से सही कौन सा है, मतलब 85%। लेकिन जो 15% है वो बता देंगे सर सेकंड वाला बिल्कुल सही है, ऊपर वाला गलत है। क्योंकि सर यहाँ पर ऑलवेज लगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। कोई काम अगर रेगुलर बेस पे चलता है, फ्रीक्वेंसी है, चलता है तो हम लोग इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते सर। तो दूसरा सेंटेंस आपका सही है, बिल्कुल सही पहचाने आपने। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सभी को पे अटेंशन ओवर हियर, सभी को बता दूं कि दोनों ही सेंटेंस 100% सही है। सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर, सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर एंड ही ऑलवेज प्लेज हॉकी। वो हमेशा हॉकी खेलता है और वो हमेशा वेदर के वेदर के बारे में क्या करती रहती है, कंप्लेन करती रहती है। अब यहाँ पर याद रखना कि दोनों ही सेंटेंस 100% सही है। सर कॉन्टिन्यूस टेंस में ऑलवेज नहीं आता, वही तो सीखना है मेरे भाई। टेंस में आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले जड़ को मजबूत करना है। आई वुड रिपीट माई सेंटेंस, पहले जड़ को मजबूत करना है दोस्तों, रूट को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर रूट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो फ्रूट अपने आप मिलेंगे, हाँ या ना। अरे रूट को स्ट्रॉन्ग करना है, रूट अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रही तो फ्रूट अपने आप मिलेंगे, और अगर रूट स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो फ्रूट के पीछे भागते रहो, कुछ नहीं मिलने वाले। तो चलो इसी के साथ हम लोग शुरू बात करते हैं। हम तेरी याद में दुनिया बुला दूं। ओके फाइन। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, आई होप सभी ने देख लिया कि टाइम और टेंसेस का क्या रिलेशन होता है। मतलब टेंस अपने आप में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता जब तक कि उसके साथ एक्शन और टाइम अटैच नहीं किया जाएगा। मतलब अगर टेंस बना है तो वो टाइम और किसके कारण बना है दोस्तों, एक्शन के कारण बना है। और जो वर्ब होती है वही दिखाती है, टाइम और एक्शन को दिखाती है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्या बात कर लेते हैं भैया, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे सर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, बिल्कुल आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा दोस्तों। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस ये दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, इसको इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों बोलते हैं। याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए बोला जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है, बोलने में लिखने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। ये तो समझ में आता सर, हमको ये पहले ही पता था। आप तो हमें ये बताओ इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोला जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया, ये दिमाग में सबके दिमाग में आए होंगे और हम लोगों ने बचपन में सुने होंगे। हमने जब टीचर से पूछा तो टीचर ने जवाब दिया अनिश्चित होता है इसलिए इंडेफिनिट बोलते हैं। अरे भाई साहब, ये अनिश्चित होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं ना जी। ये अधूरा आंसर है, पूरा आंसर ये है, मैं बताऊंगा, मैं हूं ना बेटा, मैं बताऊंगा। पूरा आंसर ये है, इसको अनिश्चित बोलते हैं दोस्तों टाइम के आधार पर। इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट इसको बोला जाता है टाइम के बेस पे, इसको इंडेफिनिट बोला जाता है। कैसे सर, समझ नहीं आया। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, मैंने आपको बोला हम पृथ्वी पर रहते हैं, बताओ ये कौन सा टाइम है, ये फिक्स टाइम है, ये फिक्स टाइम है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, ये फिक्स टाइम है, ठीक है ना। अगर ये फिक्स टाइम नहीं है तो इससे पहले हम लोग कोई मंगल ग्रह पे रहते थे, है ना भाई। ये निश्चित टाइम है, हम पृथ्वी पर रहते हैं और आने वाले 100 साल तक हम पृथ्वी पर ही रहेंगे, ये होता है डेफिनेट टाइम, ठीक है ना।
लेकिन अगर मैं आप अपनी रूटीन वाला टाइम को अगर इससे रिलेट करके देखूं, मैंने बोला भाई तुम सुबह कब उठते हो, आपने बोला सर 6 बजे। वाह बहुत बढ़िया, क्या पढ़ने वाला बच्चा 6 बजे उठ जा रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। बेटा संडे कब उठते हो, सर 8 बजे उठता हूँ। बदला टाइम, अरे टाइम बदला, रोज़ 6 बजे उठ रहे हो और संडे को उठ गए 8 बजे। तो हमारे टाइम के आधार पर इसको इंडेफिनेट बोला जाता है, क्योंकि ग्रामर हमने बनाई, प्रकृति ने ग्रामर नहीं बनाई। मेरी बात समझ में आ रही? तो हमारे टाइम के बेस पर इसको इंडेफिनेट बोला जाता है, क्योंकि हम इस टेंस में जो भी काम करते हैं वो कोई निश्चित समय पर नहीं करते। मैं चाय पीता हूँ तो कभी पी सकता हूँ, मैं कभी पीता हूँ चाय, है ना, ज़रूरी थोड़ी एक फिक्स टाइम पे चाय पीते हो, जब मन हुआ तब चाय पी रहे हो। तो आपका इसमें एक्शन करने का टाइम निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इंडेफिनेट। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप यू ऑल आर एक्चुअली क्लियर्ड। हो गया दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके जा रहा हूँ भैया, एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। डायरेक्ट एडवांस में नहीं कुछ ना, 2-4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया भैया बस, इसको इतना ही पढ़ना है। ये आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी पढ़ो, नॉलेज के लिए भी पढ़ो और एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के भी पढ़ो, ठीक है ना। 3 से 4 चीज़ों के लिए आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। चलिए अब आप जरा स्ट्रक्चर पे नज़र डालो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारे बहुत सारे होते हैं, सब्जेक्ट रखना है। फिर जो वर्ब होगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको स्वाद अनुसार क्या रखना है, एसीएस रखना है। और फिर क्या रखना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। आ गया सब समझ में? पहले सब्जेक्ट रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है एस या ईएस। अब सर ये एसीएस किसके साथ रखेंगे, ये तो हमको क्लियर नहीं हुआ। मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, राइट। देखो भैया याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होती है ना, वो अपना 2 तरीके से फॉर्म रखती है, जिसको आप फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं एक फॉर्म को, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब अपने 2 तरीके से फॉर्म रखती है। एक होता है वर्ब का प्लूरल फॉर्म और एक वर्ब का होता है आपका सिंगुलर फॉर्म, राइट। अब सर ये सिंगुलर फॉर्म किसके साथ रखा जाता है, प्लूरल फॉर्म किसके साथ लगा जाता है। आप जानते हो कि आई, वी, यू और दे, ये 4 सब्जेक्टों को एज अ प्लूरल वर्ब, इनके साथ जनरली प्लूरल वर्ब्स आती है, राइट। आई, वी, यू, दे, ये 4 जनरली जो सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हम लोग कौन सी वर्ब रखते हैं, इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल वर्ब रखते हैं। और इसके साथ अब बचा है भैया आपका ही, शी और इट और नेम, इनके साथ आपको रखना है सिंगुलर वर्ब। सब ऐसा क्यों होता है, इन्हीं के साथ प्लूरल वर्ब क्यों रखी जाती है, इन्हीं के साथ प्लूरल वर्ब क्यों रखी जाती है, इन्हीं के साथ सिंगुलर वर्ब क्यों रखी जाती है। हाँ है ना, ये क्वेश्चन आया वो दिमाग, बहुत बेसिक से चलना है दोस्तों, मैं एडवांस पे लेके जाऊंगा। मैं बताऊंगा आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ये भी बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र करो दोस्तों, ऑल इज वेल, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। बस वीडियो के अंत तक बने रहें, बताऊंगा कैसे कौन से पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। पहले बेसिक चीज समझ लो, ये जहां जो आप अभी देख रहे हो ना, इसमें से भी गलतियां आती हैं। तो ही, शी, इट, नेम में सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हमेशा क्या रखा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट साथ में प्लूरल वर्ब। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे हाँ है ना। अब देखना आपको करना क्या है, देखो अब ये जो आप देख रहे हो सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में आपने क्या रख दिया, एसीएस। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो वर्ब होती है, ये जो वर्ब्स होती है कौन से फॉर्म में होती है, अपने सभी वर्ब्स होती है प्लूरल फॉर्म में, हाँ है ना। अब हमारे सब्जेक्ट बचे भैया ही, शी, इट, नेम, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन नॉर्मली हम फ्रिक्वेंटली इनका इस्तेमाल करें। नेम में कोई भी मेरा नाम लिख देता हूँ, राज, कोई एक नाम हो गया, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। तो ये मेरा नाम लिख दिया राज। तो ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होते हैं भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट। और वर्ब्स क्या होती हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। ये क्या होते हैं, सिंगुलर। वर्ब्स क्या होती है, प्लूरल। ये वर्ब्स अपने आप में कौन से फॉर्म में होती है, सभी प्लूरल फॉर्म में होती है। ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, सभी सिंगुलर। क्या होते हैं भैया, सिंगुलर। क्या होते हैं, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एसीएस हम लोग लगाते हैं। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ भैया। वर्ब को क्या बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगाएंगे, एसीएस का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है ना। जितनी भी वर्ब्स होती है अपने कौन से फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एसीएस लगाते हैं। अब ये ठहरे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब में हम लोग क्या लगा देते हैं, एसीएस। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा किन किन वर्ब में एस लगाना है और किन किन वर्ब में एसीएस लगाना है, आएगा या नहीं। हाँ बिल्कुल आएगा सर, हमको तो पता ही नहीं किन किन वर्ब में एसीएस लगाना और किन किन वर्ब में एसीएस नहीं लगाना। देखिए आपको क्या करना है, 3 नॉर्मल तरीके से 3 रखना है, जिन वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच, एक्स,
ओ आए तो आप ई एस साथ में जोड़ दो। जैसे मैंने लिखा गो, इसका सिंगुलर वर्जन क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है ना। उसके बाद में डू, देखो ओ आया, लास्ट में ये आया तो आप क्या कर दो, डज, ये आपने कर दिया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जिन वर्ब के लास्ट में, जिन वर्ब्स के लास्ट में भैया क्या है, जिन वर्ब के लास्ट में, यदि आप ऐसा लिख लो, यदि वाई आए, वर्ब के लास्ट में क्या आए, वाई आए, तो वाई को हटा के क्या कर दोगे, आई एस। जैसे मैंने लिखा ड्राई, तो इसका सिंगुलर कैसे बनाओगे, ड्राइज। कॉपी, सी ओ पी वाई, तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर लो, कॉपीज़। बस ये याद रखना, आप थोड़ा सा कॉपीज़, ये कर लिया आपने, कॉपीज़। और एक और होता है, यदि वाई से पहले कोई वावल वगैरह आ जाए तो सिंपल आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे प्ले में वाई से पहले ए आता है तो आप क्या कर देते हो, प्लेज। आई होप मेरा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा क्यों कौन सी वर्ब में सिंपल एस लगाते हो और कौन सी वर्ब में एस एस साथ में लगाते हैं, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ये नॉर्मल छोटी सी जानकारी, छोटी मोटी उद्दी फुद्दी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। हम तेरी याद में सबको भुला दूं, सारी दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। ओके गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको डू डज लगाना पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंस में, और फिर नॉट लगाना पड़ेगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। फिर अगर आपको तीसरा पैटर्न अगर बनाना है इंट्रोगेटिव टाइप, राइट, तो वहां पर ये जो डू डज आपने लगाया इनको सामने रख दो। इंट्रोगेटिव पैटर्न में डू डज सामने जाता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सबकी प्रैक्टिस में कराऊंगा, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। और लास्ट होता है आपका, जनरली 5 से 6 पैटर्न बनते हैं हम लोग, लेकिन 4 पे फोकस करें। डब्ल्यू एच क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की शुरुआत डब्ल्यू या एच से होगी। कहाँ से होगी भैया, क्वेश्चन की शुरुआत होगी डब्ल्यू या एच से होगी, व्हाट व्हेन वेयर से होगी। तो ये लगाने के बाद में डू डज रखो, सब्जेक्ट रखो, वर्ब रखो और ऑब्जेक्ट रखो, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिंपल सा ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है भैया कौन कौन से सब्जेक्ट साथ क्या क्या रखना है। आई होप मेरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट साथ में प्लूरल वर्ब, राइट। और किन वर्ब में सिंपल एस लगाना है और किन वर्ब्स में ई एस साथ में लगाना है, और कहीं स्वाद अनुसार वी एस भी लग जाता है। हालांकि वो अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी कॉमन तौर पे अब उसी के ऊपर बेस्ड देखो कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको ध्यान से समझो। ये तमाम प्रकार के सेंटेंसेस में जो वर्ब है दोस्तों वो प्लूरल है भाई। अब आप बोलोगे सर आई तो सिंगुलर होता है। देखो आई के लफड़े में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे मैंने अभी मार्क किया था। इसके साथ बस 2 ही जगह सिंगुलर वर्ब आती है, सबसे पहले तो एम और पास्ट में वॉज, बाकी सब जगह प्लूरल लगाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा हुआ है। 1500 साल पहले चले तो वहाँ पर जो राजा गद्दी पर बैठता था क्या बोलता, हम तुम्हें सूली पे चढ़वा देंगे, हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे, हम तुम्हारे साथ ये। भाई है तो तुम्हें हम क्यों बोल रहा है। एक्चुअली राजा क्या करता था, वो जो आउटसाइड उसके जो मिनिस्टर्स बैठे रहते ना, उनकी कॉन्सेंट, उनकी जो स्वीकृति होती है ना, उनको लेके चलता था। तो अपने आप को प्लूरल काउंट करता था। जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, लैंग्वेज में बदलाव हुआ, तो आज हम आई को क्या बोलते हैं, मैं, और कहीं कहीं मेरे को, मुझे, मारो, ये भाषा हमारी है, वो बदलता चला गया है। लेकिन आपको क्या कंसीडर करना है कि आई हमेशा क्या होता है भैया, सिंगुलर होता है। पॉइंट क्लियर हुआ, अरे हुआ या नहीं, हाँ तो लड़ना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि तमाम प्रकार के सब्जेक्ट साथ देखो प्लूरल वर्ब, प्ले में कुछ नहीं, एक्सरसाइज हो गया आपका, उसके बाद में गो और उसके बाद में प्ले। तो इन प्लूरल सब्जेक्ट साथ में हम लोगों ने जनरली क्या रख दिया, प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पर देखो क्या ये सेंटेंसेस गलत हैं। ही गो देयर डेली, सीता ऑलवेज गो देयर, ही प्लेज पियानो एवरी डे, इट रेन्स एवरी समथिंग समटाइम्स, सॉरी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है प्लेज, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है गो, यहाँ पर लिखा है गो। अगर यहाँ पे अगर आप ऐसी नहीं लगाते हो ना, जिन्होंने ग्रामर बनाई ना उनकी आत्मा काँप जाएगी कब्र में से। करना क्या है, यहाँ पर आपको एस का प्रयोग करना भी है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब आंखें बंद करके आपको क्या चिपका देना है, एस। अब इनको करेक्ट करते हैं हम लोग। करेक्ट कैसे करोगे, बोलना है मेरे साथ साथ बोलना है भैया। हेलो 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 राजा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो, इधर देखो ना भाई साहब, ये देखो क्या करना है, बोलो राजा जल्दी साथ साथ बोलो। हाँ सर यहाँ पे लगा दो ई एस, क्योंकि ओ आया। जैसा मैंने आपको 2-3 क्या बताया उसके पॉइंट्स बताए कि किसी वर्ब के लास्ट में एस एस सी एच
ये आ जाए तो क्या लगाना, ES, तो गोज हो गया। इसका क्या कर दिया, इसका भी गोज कर दोगे आप। इसका सिंपल क्या लगाना भी आपको, S, और इधर क्या लगाना, S। इज दैट क्लियर? तो S, ये S का झंझट खत्म हो गया। अब मैं आपको कॉमन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराता हूँ, राइट? फिर मैं आपको कॉम्पिटिटिव की ओर लेके जाऊँगा। उससे पहले ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया हो किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं हम लोग एजर्टिव बोलते हैं। एजर्टिव के अंदर, एजर्टिव सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस आते हैं, एक तो नेगेटिव आता है, दूसरा होता है अफर्मेटिव। तो पहला वाला जो होता है उसको आप क्या बोल सकते हो भैया किताबी भाषा में, एजर्टिव। क्या बोल सकते हो, एजर्टिव सेंटेंस। क्या बोल सकते हो, एजर्टिव। एजर्टिव के अंदर दो आते हैं, एक आता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा आता है आपका नेगेटिव। तो ठीक है ना, ये दो ही आपके क्या है भैया, अफर्मेटिव नेगेटिव। जैसे मुझे बोलना है मैं आता हूँ, आई कम, नॉर्मल सेंटेंस, मैं आता हूँ, आई कम। अगर मैंने कहा वह आती है तो सी कम्स, वह में SES बोलना नहीं है, सी कम्स, वह आती है, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, तुम बोलते हो, यू स्पीक, वह सुनती है, सी लिसन्स, मैं सुनता हूँ, आई लिसन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू, तुम मेरी मदद करते हो, यू हेल्प मी, तुम नर्वस होते हो, यू गेट नर्वस। लेकिन वह नर्वस होती है, सी गेट्स नर्वस, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ सर, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी उठती है, सी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। SES का झंझट भैया खत्म हो जाए, इसलिए मैं आपको ये तमाम प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊँ, राइट? वह सुबह उठता है, ही वेक्स अप अर्ली, वह जाता है, ही गोज, वह आता है, ही कम्स, वह बोलता है सर, ही स्पीक्स, तुम बोलते हो, यू स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। मैं आता हूँ, आई कम, मैं नहीं आता, क्या लगाना भैया, डू डज। नेगेटिव पैटर्न में क्या लगाना है, डू डज। आई डू नॉट कम, क्या मैं आता हूँ, कैसा बनाओगे, डू आई कम। जब आपको क्या से क्वेश्चन पूछना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब्स रहेगी उनको आगे रख देना है। डू आई कम, डू के साथ आई, आपको पता है आई को प्लूरल वर्ब लेगी, मतलब आई के साथ प्लूरल वर्ब रखी जाती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, आई, तो आपको लगाना है डू आई कम, क्या मैं आता हूँ, डू आई कम। हिंदी देखो हर सेंटेंस के लास्ट में ताहे तीहे से जा रहा है, राइट? तो ये तो जनरली एक पहचान होती है कि हम सेंटेंस को कैसे पहचाने। तो हर सेंटेंस की एंडिंग जो होगी वो ता, इससे जनरली एक पहचान, एक तरीका होता है सेंटेंसेस को याद रखने का। अगर आप ऐसा याद रख पाओ तो ऐसा याद रखो, या फिर आप अगर ऐसा याद रख पाओ कि भैया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आता है, इंडेफिनिट टेंस में आता है। कौन से टेंस में आता है भाई साहब, इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है, राइट? मैंने पूछा डू यू कम, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम सीखते हो, डू यू लर्न, क्या तुम सुनते हो, डू यू लिसन, क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट, क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट, क्या राधा लिखती है, डज राधा राइट, डज राधा राइट, क्या श्याम लिखता है तो डज श्याम राइट, क्या श्याम बोलता है, डज श्याम स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक। अरे बोलो, स्पीक, बोलो, जोर से बोलो, क्या मैं आता हूँ, डू आई कम। और आप चौथा पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पर स्वाद अनुसार आप कोई भी WH वर्ड रख सकते हो। WH वर्ड से मेरा मतलब ये भैया व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाट, इनसे भी हम लोग जनरली क्वेश्चन बनाते हैं, राइट? अब मुझे बोलना है कि तुम क्यों आते हो, वाई डू यू कम हियर। तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। तो ये तमाम प्रकार के सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है भी ये चार पैटर्न में किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। अब मेन मुद्दे पर जाते हैं, कॉम्पिटिटिव के पर्पज से देख लेते हैं कि हम लोगों को इनमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है, राइट? यहाँ पर देखो दोस्तों, हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में हमेशा वर्ब में क्या लगाना है, एस या एस। यहाँ पर गलत थे, इनको सही कर दिया। आगे देखो, अब आ रहे हैं हम लोग मेन चीज़ में। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए, राइट? भैया अब आ गए जो लोग बोलते रहे क्या कर रहे हो भैया, सेंटेंसेस बना रहे हो, तुम्हारे लिए आगे आ गया हमारा, राइट? अब आपके लिए मेन चीज़ जो है जो मैं बताने वाला हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए होता है। ऐसा एक्शन जो सुबह से लेकर आप शाम तक करते हो, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ऐसा कार्य जो आप सुबह से लेकर रोजाना बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हो, सबके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो, राइट? इसको बोला जाता है एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन जो आप करते हो। अब इन हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए कुछ कीवर्ड आपको याद रखना है। ये तमाम प्रकार के कीवर्ड को आपको दिमाग में सेट करके रखना है। यहाँ पर कुछ और लिख लो, यहाँ पर लिखा मैंने हार्डली, स्कार्सली और वेयरली, राइट? इनका भी हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये तमाम प्रकार के कीवर्ड इंडेफिनिट टेंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ये सारे के सारे एडवर्ब होते हैं, कोई टाइम दिखाता है, कोई फ्रीक्वेंसी दिखाता है, कोई मैनर दिखाता है, किस तरीके से कोई काम हो रहा है। एक शब्द और होता है हमारा ऑलवेज, शायद लिखना मैं भूल गया, लेकिन ऑलवेज के पीछे कहानी, जैसे मैंने शुरू में आपसे 2 सेंटेंस पूछे थे, याद आ रहा है? ऑलवेज, ये सब क्या दिखाते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका मैनर, तरीका, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। जैसे मैंने बोला मैं हमेशा यहाँ आता हूँ, आई ऑलवेज कम हियर, आई ऑलवेज कम हियर। यहाँ पर देखो एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर,
एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, डेली, ये सारे के सारे कीवर्ड होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज। बात समझ में आ रही है? इन्हीं को तो ध्यान में रखना है मेरे भाई। हैबिचुअल एक्शन दिखाते हैं सारे के सारे शब्द। क्या दिखाते हैं? हैबिचुअल एक्शन, मतलब कुल मिला के हैबिचुअल एक्शन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। ये बताते हैं कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, हैबिचुअल एक्शन दिखाया जा रहा है। सेल्डम, कभी कभार। नेबर, कभी नहीं। ओकेशनली, कभी कभार देख लेता हूँ आज, राइट। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली रोजाना बोल सकते हो। ऑफ्टन, ऑफ्टन भी होता है अक्सर, ठीक है ना। यूजुअली वही होता है, जनरली सामान्यतः। वंस अ डे, दिन मतलब दिन में एक बार। वंस अ डे, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार। वंस अ मंथ, सप्ताह में मतलब मंथ में एक बार, राइट। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। ट्वाइस अ वीक एंड ट्वाइस अ ईयर, राइट। आई होप मेरा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। वापस हम लोग सेंटेंस पे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। अब हर सिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, राइट। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। अब रोज वो कब उठता है भैया? 5 बजे उठता है। He gets up at 5 o'clock every morning. He gets up at 5 o'clock in every morning. या he gets up every day at 5 o'clock। वो 5 बजे उठता है, ये भी उसका रोजाना रोज का काम है। माई वॉच की हमेशा अच्छा समय दिखाती रहती है। तो पहला पॉइंट है भैया कि ये किस चीज़ के लिए होता है? हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए होता है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? हैबिचुअल एक्शन जो सुबह से लेकर आप शाम तक करते हो। अभी हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। आगे बढ़ता हूँ मैं और आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड यूज इसका देखो भैया, इसका थर्ड यूज होता है दोस्तों जनरल ट्रुथ को दिखाने के लिए। जो सामान्य जो ट्रुथ होता है, जिसको जनरली ट्रुथ जो होता है जिसको बदला नहीं जा सकता, ऐसे ट्रुथ को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ, पहले के लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है। पहले के लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की ओर चारों ओर परिक्रमा करता है, राइट। तो क्या आज भी करता है? ना, आज बिल्कुल बदल गया। आज पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, राइट। तो वो जो ट्रुथ था वो बदल चुका है। तो अब वो प्रेजेंट में नहीं लिखा जाएगा, वो पास्ट में लिखा जाएगा। पीपल यूज टू थिंक दैट द सन एक्चुअली रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ, ठीक है ना, पृथ्वी के चारों ओर घूमता था। लेकिन आज क्या है कि वह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। तो ये जो ट्रुथ है ये आज का वर्तमान का ट्रुथ है, ठीक है ना। तो इसको बदला नहीं जा सकता। इधर देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। भाई होता है, आप कभी भी देख लो इधर ही होगा। अगर ये बदल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन होगा हमेशा। जनरल ट्रूथ है भैया, ये इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ये रोज होता है, जो चीज़ें रोज होती है वो जनरल ट्रूथ, मतलब ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक चीज़ें जिनको कोई बदल नहीं सकता। जो इंसानों ने भी ऐसी एक चीज़ बना दी है, ऐसा कोई बोलते हैं ना कोटेशन, एक आदर्श वाक्य जो सबके जो बहुत गिने चुने लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, अगर जो लोग उसको पालन करते हैं। जैसे आगे देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैं बोला हनी स्वीट, ये समझ। अगर यहाँ पर रोज आ जाए भैया, इधर देखो द सन रोज इन द ईस्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट में होता है, ये एक्टिविटी प्रेजेंट में होती है, तो प्रेजेंट में लिखा जाए तो ही बेहतर है। हनी स्वीट, शहद मीठा होता है। अरे भैया जनरल ट्रूथ है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हो आप इसको। शहद मीठा होता है, ये खारा कभी हो नहीं सकता, या कुछ और इसका टेस्ट हो नहीं सकता, हमेशा ही मीठा रहेगा, परमानेंट है, आप कुछ भी बदलाव इसमें नहीं कर सकते हो। तो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आगे देखो, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। अब जो फॉर्चून होता है भाग्य, किसका साथ देता है भैया? वीरों का साथ देता है फॉर्चून। अगर आप अच्छा कर्म करते हो, अगर आप वीर हैं, आप किसी चीज़ से डरते नहीं, तो भाग्य बिल्कुल आपका सहारा बनेगा और आपको सहारा देगा। अगर आप डर जाते हो मुसीबत से, बोलते हैं इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड, नोबडी कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड। यदि आप खुद की मदद नहीं करोगे तो इस दुनिया में आपकी मदद कोई नहीं करेगा। तो जो वीर होते हैं भाग्य, उन्हीं का ही सहारा, उन्हीं को ही सहारा देता है। तो ये चीज़ सही है, जनरल ट्रुथ है, इसको बदला नहीं जा सकता, राइट। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए जनरल ट्रुथ को दिखाने के लिए। आगे देखो, अब जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना, वो ये देखो इधर। ठीक है, दूसरा है भैया कि हम लोग ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की जगह पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम लोग जनरली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जगह पर करते हैं। लेकिन किस कंडीशन में? जब आपको टाइम दिखाना हो, जब आपको कंडीशन दिखाना हो। मेरे 2 पॉइंट क्लियर हो रहा है। जब आपको सेंटेंस में टाइम दिखाना हो, थोड़ा सा इसका टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। जब आपको सेंटेंस में टाइम दिखाना हो भैया, और जब आपको सेंटेंस में टाइम दिखाना हो और क्या दिखाना हो भैया?
और कंडीशन दिखाना हो, तो ये मैं आपको ऑलरेडी अभी कंडीशनल सेंटेंसेस खत्म हुए ना, इफ अनलेस इनका प्रयोग। तो जब आपको टाइम दिखाना हो और कंडीशन दिखाना हो तो आप टाइम और कंडीशन के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को लिखेंगे, फ्यूचर में नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने बोला आई शेल वेट, मैं इंतजार करूंगा, टिल क्या दिखा रहा भैया, टाइम। अब यहाँ पर देखो टाइम को दिखाने वाले शब्द याद रखना, आपका टिल हो गया, ठीक है ना, उसके बाद में व्हेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज हो गया, एज लॉन्ग एज, ये सब टाइम को दिखाते हैं। इनके बाद में जो सेंटेंस आएगा हमेशा सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, सेकंड फॉर्म नहीं लिखा जाएगा। और इसके बाद में कंडीशन दिखाने वाले इफ अनलेस, ये क्या दिखाते हैं भैया, ये कंडीशन दिखाते हैं। और इनके बाद भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा, विल शेल नहीं लिखा जाएगा, राइट। अभी जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस में यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो, आई शेल वेट टिल यू फिनिश योर वर्क, मैं इंतजार करूंगा जब तक कि तुम काम खत्म नहीं कर लेते। तो इधर वाला जो सेंटेंस हो जाएगा भैया हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, फ्यूचर में नहीं लिखा जाएगा। आपको यहाँ क्या लगा के दे देंगे, बिल, तो आपको बिल को ड्रॉप करना है। ये तमाम प्रकार के कीवर्ड याद रखना ऊपर लिखे हुए, राइट। इज इट क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस देखो, इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू, अगर तुम आओगे, अगर तुम आओगे, आओगे यहाँ पर आओगे कर लेना, आते हैं लिखा गया गलती से, हालांकि मीनिंग इसका फ्यूचर में रहेगा। अगर तुम आओगे बनेगा प्रेजेंट में, लेकिन मीनिंग कहाँ जाएगा, फ्यूचर में। बनेगा प्रेजेंट में लेकिन मीनिंग कहाँ जाएगा भाई साहब, फ्यूचर में। बनेगा प्रेजेंट में लेकिन मीनिंग कहाँ जाएगा भैया, फ्यूचर में। यहाँ पर इसको याद रखना, इसको कर लेना भैया आप, आओगे क्या कर लोगे, आओगे। इफ़ यू कम, अगर तुम आओगे, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बना कहाँ भैया, प्रेजेंट में, लेकिन मीनिंग कहाँ जा रहा है, फ्यूचर में। तो क्या है यहाँ पर, ये कंडीशन दिखा रहे हैं, राइट। इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई नहीं होगी, अगर बारिश होगी तो हम मिलेंगे, अगर बारिश होगी तो हम मिलेंगे, ठीक है ना। ये कंडीशन में बता रहा हूँ कि कंडीशन क्या, बारिश होगी, और रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर हम मिलेंगे। तो इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट विल रेन लिखना गलत है, इफ़ इट विल रेन लिखना गलत है, आपको लिखना क्या पड़ेगा, इफ़ इट रेन्स वी विल मीट या वी शैल मीट, हम मिलेंगे। ओके फाइन, ये क्लियर हो गया भैया मेरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस और देख लो आप, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू विल फेल। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, मतलब इसमें छुपा होता है इफ़ नॉट। क्या छुपा होता है भैया, इफ़ नॉट। तो मतलब जब भी अनलेस आएगा आपको डू नॉट, विल नॉट का प्रयोग या विल का प्रयोग नहीं करना है, राइट। इसमें क्या छिपा है, इफ़ नॉट, राइट। क्या छिपा भैया, इफ़ नॉट। अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है भैया, ये ध्यान रखना, देखो इनको सबको ध्यान में रखना जरा। आपको ध्यान क्या रखना है, इन चीज़ों को, टिल, व्हेन, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज, इनके साथ में कभी भी विल शैल का प्रयोग नहीं होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा। और इफ और अनलेस के बाद भी क्या रखा जाएगा भैया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा, विल शैल का प्रयोग नहीं होगा। आई होप मेरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। मूव टू द नेक्स्ट। अब महत्वपूर्ण यूजेस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो जरा, टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल। देखो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, ये किसको बताता है दोस्तों, ये एक्सप्रेस किसको करता है, किसके बारे में बताता है, फ्यूचर इवेंट के बारे में। मतलब भविष्य में कोई काम होने वाला होगा, भविष्य में कुछ चीज़ घटित या कुछ भी, कोई भी घटना होने वाली होगी, फिक्स है। और वो कब होगी, मतलब भविष्य में कोई घटना होने वाली होगी, वो एक फिक्स टाइम टेबल को बताएगा, फिक्स्ड प्रोग्राम को बताएगा। मतलब भविष्य में कोई चीज़ किसी फिक्स समय पर होने वाली है। आई वुड रिपीट माई वर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर को भी डिनोट करता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। कैसे, भविष्य में कोई चीज़ फिक्स समय पर या फिक्स टाइम टेबल पे या कोई प्रोग्राम हो रहा है एक फिक्स समय से, भविष्य में कोई फिक्स समय पे होगा, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस लिखा जाएगा, लेकिन मीनिंग उसका कहाँ जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। लिखा कहाँ जाएगा, प्रेजेंट में, लेकिन मीनिंग कहाँ जाएगा, फ्यूचर में। फिर से समझ लो, टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट, भविष्य होने वाले इवेंट को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। और जो क्या होते हैं, फिक्स्ड टाइम टेबल के पार्ट होते हैं और फिक्स्ड प्रोग्राम के पार्ट होते हैं। ठीक है ना। कैसे सर, समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दे के बताओ, ये तो हमको पल्ले ही नहीं पड़ा। अरे भाई, कोई चीज़ बस जस्ट होने ही वाली है, आई मीन, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, इधर देखो, द ट्रेन लीव्स एट 5:20, ट्रेन कब निकलेगी, 5:20 में निकलेगी। मतलब डेफिनेटली निकलेगी, कोई रोक नहीं सकता, ये फ्यूचर में बस होने वाला है। अभी 5:20 हुई नहीं, लेकिन कुछ समय बाद होने वाली है। तो ये प्रेजेंट में है, लेकिन फ्यूचर के बारे में वो बता रहा है।
वो फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बता रहा, तो आपको वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस ही लिखना पड़ेगा। फ्यूचर भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा है कि भाई इसको प्रेजेंट में भी लिखा जा सकता है और लिखा जाता है, लिखा जा नहीं सकता, लिखा जाता है। और जनरली लोग क्या करेंगे, क्या लिखाएंगे यहाँ पर, द ट्रेन विल लीव एट 5:20। और जब विल लगाओगे तो वो फ्यूचर टाइम को तो डिनोट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो जनरली होता है। लेकिन प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर टाइम को भी क्या कर सकता है दोस्तों, एक्सप्रेस कर सकता है, राइट। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है, निकलेगी फिक्स टाइम है 5:20, तो बिल्कुल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे, फ्यूचर में भी बना सकते हो, बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इसको लिखा जाता है, याद रखना। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। अगली जो फ्लाइट है वो कब है, कल सुबह 7 बजे है। तो ये फ्यूचर में होने वाला फिक्स टाइम को डिनोट करता है, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर में होने वाले फिक्स समय को भी बताता है। सेंटेंस लिखा जाता है प्रेजेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिलेशन किससे होता है, फ्यूचर के फिक्स टाइम से होता है, राइट। द नेक्स्ट फ्लाइट मतलब निकलेगी, कब निकलेगी, सुबह 7 बजे। अभी यार देखो, व्हेन डज द कॉफ़ी हाउस रीओपन। अब कॉफ़ी हाउस अभी बंद होगा, अब ये कब दोबारा खुलेगा, कब दोबारा खुलेगा, ये फिक्स है, रोज़ खुलना इसका फिक्स है भाई। अगर मान लो 8 बजे तक खुलता है, 8 बजे बंद हो गया, कोई नया व्यक्ति आया, वो पूछे भैया दोबारा कब खुलेगा, तो उसको बताया भैया कल सुबह 8 बजे खुलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही एक प्रकार से टाइम दिखा रहे हो, एक ऐसा फिक्स समय, कल का फिक्स समय दिखा रहे हो जो अभी नहीं हुआ है। द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock। जनरली हम लोग मैच तो देखते हैं और न्यूज़ लाइन के हेडिंग में भी बड़े बड़े अक्षरों में होता है, इंडिया विंस विद ग्लोरियस विक्ट्री, ये लाइन लिखी होती है। मतलब हुआ तो वो तो हो चुका है, मतलब भारत ने मैच जीत लिया, अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है इंडिया विंस विद ग्लोरियस विक्ट्री। एक बहुत ही शानदार विक्ट्री से क्या कर उन्होंने जीत हासिल की है। भाई पास्ट की बात है, आप ये क्या प्रेजेंट में क्यों लिख रहे हो, हाँ। कई बार ऐसे भी हम लोग देखते हैं। तो उसी प्रकार देखो, मैच शुरू होने वाला रहता ना, द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock, मतलब होगा, अभी हुआ नहीं, 9 बजे स्टार्ट होगा, उसको प्रेजेंट में लिखा जाता है, उस फ्यूचर के समय को देख के, या फ्यूचर के फिक्स समय को प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock। ऐसा भी आ सकता है, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी मीट्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह मोदी जी प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर बना जरूर प्रेजेंट में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसको डिनोट कर रहा है, फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो भैया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर टाइम टेबल, फ्यूचर जो टाइम होता है उसको भी क्या करता है दोस्तों, उसके बारे में भी बताता है, राइट। चलो एक लास्ट और देख लो दोस्तों। मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन दिया था, कि शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट, आई थिंक यही होगा वो। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। और दूसरा बताया था, ही ऑलवेज प्लेज हॉकी या प्लेज क्रिकेट, राइट, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो मैंने बोला था वो दोनों ही सेंटेंस सही है, ऐसा क्यों होता है। याद रखना, ये जो शब्द आप देख रहे हो ऑलवेज, कौन सा भैया, ये जो शब्द आप देख रहे हो दोस्तों, सॉरी, ये जो शब्द आप देख रहे हो, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। ये जो शब्द देख रहे हो आप ऑलवेज, इसका इस्तेमाल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी होता है। हालांकि ये प्रेजेंट में ज़्यादा होता है, हम लोगों ने बचपन से आज तक प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। ही ऑलवेज कम्स हियर, आई ऑलवेज गो देयर, राधा ऑलवेज प्लक्स फ्लावर, राधा ऑलवेज गोज टू टेम्पल, वो हमेशा जाती है। वो एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो फ्रिक्वेंटली होता है, फ्रिक्वेंसी बार बार जो होता है, ऐसे एक्शन को ऑलवेज जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाता है। लेकिन ऑलवेज का इस्तेमाल हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी। और क्या सिचुएशन होगी भैया, देखो, जब आपके सेंटेंस में कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है, रिपीट मतलब कैसी रिपीट होती है, जस्ट अभी आप समझोगे, बार बार रिपीट होती है, और क्या होती है, आपको इरिटेशन होती है किसी चीज़ से, कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है और वो आपको बार बार इरिटेट कर रही है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस के लिए। सीधा सिंपल मत समझो भैया, ऑलवेज का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए होता है, नेगेटिव सेंस के लिए होता है, नेगेटिव सेंस के लिए होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए होता है। नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस से समझते हैं। ये पूरा डिस्कशन आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। ये मैंने भैया कैम्ब्रिज से उठा के लेके आया, क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ को जानने के लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है। ओके फाइन। ये जो डिक्शनरीज होती है ना, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सी इज़ ऑलवेज कमिंग टू द ऑफिस लेट, वो
वो हमेशा ऑफिस में लेट आ रही है। अब ये बात जो भी है उसका बॉस उसको क्या करेगा, चिढ़ पैदा करेगा। तो ये जो काम है दोस्तों, यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस है। अगर आप बार बार रोजाना बेस पे अगर ऑफिस लेट जाओगे, दैट वुड बी एक्चुअली रॉन्ग फॉर यू, फॉर योर बॉस, फॉर योर कंपनी ऑल्सो, राइट। तो ये तो गलत होगा। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंस है। सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंस भी नेगेटिव दे रहा है। रोजाना ऑफिस लेट जाना मतलब नेगेटिव सेंस है। तो आप ऐसे सेंटेंस में ऑलवेज का प्रयोग कर सकते हैं। आई वुड रिपीट माई वर्ड, ऐसे सेंटेंस के लिए ऑलवेज का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, एक शब्द और होता है कॉन्स्टेंटली। अब बार बार, ये कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है, लगातार बेस पे, लगातार बेस पे। अगर कोई बार बार लगातार बेस पे टॉकिंग कर रहा तो वो इरिटेशन तो पैदा करेगा, है ना। तो क्या सेंस क्या जा रहा है भाई, इरिटेशन क्या जा रहा है, आप उससे क्या हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट वेदर, यही था। दे सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर। आई थिंक यही वाला सेंटेंस था पहले का। तो यहाँ पर देखो, अब वो वेदर के बारे में क्या कर रहा है, ही दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। अब कोई बार बार कंप्लेन करेगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस जाएगा, सेंटेंस का नेगेटिव सेंस जाएगा, इरिटेशन होगा। कोई किसी को बार बार कंप्लेन करेगा तो, राइट। तो जब भी आपके सेंटेंस में नेगेटिव सेंस हो, नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा ऑलवेज का प्रयोग करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करोगे। आई होप मेरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप यू गॉट माय पॉइंट्स, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, यू कैन जस्ट ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। से बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैंने सारी चीज़ को एक्सप्लेन कराने की कोशिश की, राइट। अब हम लोग जल्द ही एक नए टेंस के साथ मिलने वाले, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरी।